जय हिंद साथियों। आज जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर विज्ञान के जितने भी प्रश्न आए हैं सभी का डिटेल के साथ सॉल्यूशन करेंगे ताकि आने वाले जो भी शिफ्ट के अंदर विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं उनके पैटर्न को आप समझ सकें और किस प्रकार से इजीली उनको सोल्व आप कर सकते हैं। काफी इजी साइंस आ रही है और अपने चैनल का नाम भी इजी साइंस है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक बार फिर अपने इजी साइंस ने बात साबित कर दी है कि सिर्फ एक बुक से किस प्रकार से सभी के सभी प्रश्न प्रूफ के साथ दिए जा सकते हैं। आप जैसे जैसे वीडियो को देखोगे या आपको प्रूफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे फिर से चले जाना। अन्य जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के प्रूफ के साथ-साथ आज आपको पशु परिचय में भी जितने भी प्रश्न आए हैं, सभी के प्रूफ आपको मिल जाएँगे कि किस प्रकार से कोई भी प्रश्न जो पूछा गया है आज के पेपर में, अपनी इजी साइंस बुक में कौन से पेज नंबर पे लाइन कहाँ लिखी गई थी, किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ तक कि सिर्फ 2-3 वीडियो मैंने लास्ट समय में आपने जो कहा था कि सर हमें ये टॉपिक हार्ड लगता है, ये करवा दीजिए। कुछ टॉपिक आपको करवाए थे, सिर्फ कुछ एक टॉपिक से 1 घंटे की वीडियो थी, 4-5 प्रश्न सिर्फ एक-एक वीडियो से आए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया है। तो चलिए, फिलहाल अपना जो काम है मेन वो है आज का जो पेपर सोल्व करना काफ़ी अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से पेपर को ईज़िली आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्ट में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है जिसके अंदर दिया गया है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। यानी सुमेलित कर कर हमें बताना है कि कौन-सा एक यहाँ पर एक टर्म दी गई है, एक शब्द दिया गया है, वो इस किसके साथ मेल खाता है। पहला है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। मैंने आपको स्पेशली देखिए भौतिक रासायनिक परिवर्तन में और धातु अधातु वाले में भी एक बात बताई थी कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन। तो इसमें होगा 4 नंबर। फिर है गर्म करने पर उसका ठोस का द्रव में बदल जाना। ठोस का द्रव में बदलना मैंने आपको स्पेशली भौतिक रासायनिक परिवर्तन में ही स्टार्टिंग में जितने भी अवस्था परिवर्तन थे, अंतर रूपांतरण थे वो सारे बताए थे। ठोस का द्रव में बदलना, यानी जैसे बर्फ है वो पिघल के पानी में बदल गई तो गल गई, वो पिघल गई यानी मेल्ट हो चुकी है। इसी प्रकार गैस का द्रव में बदलना, गैस है वापस किस में बदल रही है? ठंडी होकर वो वापस द्रव में बदल रही है। जैसे बारिश की बूंदों का एग्जाम्पल दिया था, ऊपर जाकर ठंडी होकर वही गैस की बूंदें वापस, यानी जो गैस है वो पानी की बूंदों में बदलता है, यानी वो संघनन होता है, उसका क्या होता है? संघनन होता है। इसी प्रकार गर्म करने पर द्रव्य का गैस में बदलना, द्रव्य गैस में बदल रही है यानी उसका क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें होगा 4 नंबर। बी के अंदर हमने क्या किया था? बी में गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदला, ठोस का यानी ये पिघलने वाला था, गलने वाला ये रहा, यानी 1 नंबर। फिर होगा ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, यानी इसमें होगा संघनन, 3 नंबर। और ये होगा लास्ट में बचा 2 नंबर, ये होगा 2 नंबर। 4, 1, 3, 2 आप जहाँ भी मिले 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 यानी इसमें ए सही होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पेपर का आपका सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। इस साइड भी देख लेते हैं, ऐसा ही कोई प्रश्न दिया गया है। देखिए ऐसा ही भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया गया है, काफ़ी ईज़ी सा है। प्रश्न में दिया गया है कि रसोई के अंदर हम जो ईंधन यूज़ करते हैं, जैसे हमारी जैसे गैस सिलेंडर है, एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस आती है अपनी, इसमें मुख्यतः प्रोपेन या ब्यूटेन हम उपयोग करते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, इन्हीं को अलग तरीके से पूछा जाएगा पेपर में। जैसे ये प्रश्न आया था, इनमें ये एग्जाम्पल मिले थे, अगली बार कुछ और एग्जाम्पल होंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन के, लेकिन तरीका यही रहेगा सुमेलित वगैरह या इसी प्रकार से। अब घरों में जो ईंधन या रसोई में जो ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर का नाम दिया गया है इसलिए मैंने एलपीजी का उपयोग किया यहाँ पे। लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विड पेट्रोलियम हम कह सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है जिसमें मुख्यतः प्रोपेन या ब्यूटेन होता है मुख्यतः। और इसमें बताया गया है कि जो लिक्विड अवस्था में होती है, जब सिलेंडर वगैरह जो होता है उसमें लिक्विड अवस्था में है, वो जब लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है, जैसे ही हमारे जो गैस की जो पाइप वगैरह होते हैं उससे जब आती है बाहर निकलती है तो वो गैस अवस्था में आ जाती है। बाहर आते ही ये गैस में बदल गई। यानी एक सिंपल सी बात बताई है, द्रव्य का गैस में बदलना। तो ये द्रव्य गैस अवस्था परिवर्तन हो रहा है सिर्फ किसी भी प्रकार का, जो इसमें ब्यूटेन या प्रोपेन था, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक कोई चेंजेज़ नहीं हुआ है, तो हम सीधा-सा कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस है, इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज है ये सिर्फ एक। लेकिन आगे ये बात दी गई है, दूसरा परिवर्तन ए हमने बता दिया भौतिक है। इसके बाद ये जलता है और जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ईंधन जब जलेगा तो मैंने आपको बताया था CO2 वगैरह गैस बनेगी, कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी कारण हम कह सकते हैं ये वाला प्रोसेस जो है इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। तो पहला भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक है। तो इसमें देख लीजिए दोनों प्रक्रिया ए, बी में से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, गलत। ए रासायनिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, दोनों ए, बी रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न में क्या दिया गया है? सर्वाधिक उपयुक्त को चुनिए। तो हम क्या कहेंगे? बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सही होगा क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं कि ए क्या है, बी क्या है, तो सीधा-सीधा है। क्या दोनों ही रासायनिक नहीं है? दोनों प्रक्रियाएँ रासायनिक है, दोनों ऑप्शन गलत है ये। ये रासायनिक नहीं है, ये केवल भौतिक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बी जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखिए, अगला जो प्रश्न है, हाँ, भौतिक रासायनिक परिवर्तन से ही संबंधित है। कौन-सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इस बार पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी वो भौतिक परिवर्तन होगा।
पहला है फलों का पकना। स्पेशली देखिए आपको मैं चलिए थोड़ा-सा यहाँ पर अगर आप अपनी बुक के अंदर आप देखोगे जब, यही टॉपिक थोड़ा-सा इसमें समय लग जाएगा इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। सीधा-सीधा मैं आपको कुछ जो प्रूफ निकाले थे वही दिखा देता हूँ, तो आप क्या आप ईज़िली और समझ सकें इन चीज़ों को। ये रहा अवस्था परिवर्तन जिसमें हमने सारे नाम दे रखे हैं इवोपरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। ठीक है? यहाँ पर हिंदी में भी नाम दे रखे हैं अवस्था रूपांतरण के, जमना, संगलन, वाष्पीकरण, संघनन ये वगैरह। इसके अलावा सेव का ये एग्ज़ाम्पल आया था पेपर में, कटे हुए सेव का, लोहे का, जंग लगने पर भूरा हो जाना, ठीक है? तो इसमें तो चलिए थोड़ा-सा समय लगेगा, प्रूफ़ की आवश्यकता आपको शायद नहीं होगी, जिनको आवश्यकता है कि ईज़ी साइंस से कैसे आ रहे हैं, वो एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको इसका बता ही देता हूँ डायरेक्ट, फलों का पकना। देखिए फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पेशली वीडियो देख लेना बताया हुआ है। किण्वन भी मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से और किण्वन के तो 2 एग्ज़ाम्पल भी दिए, तो दोनों ही पेपर में आए। जैसे स्पेशली मैंने दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस वाला बताया था, पेपर में वही भी आया है। तो किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, तो पाचन हो, किण्वन हो, श्वसन, श्वसन को भी मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण, ये सब के सब रासायनिक है। लेकिन आइसबर्ग जो होती है उसका पिघलना, पिघलना स्पेशली मैंने कुछ पॉइंट बना रखे, चाहे मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना हो, तो ये बर्फ ही है, आइसबर्ग नाम दे दिया। तो बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक नहीं है, इसका उत्तर डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जी देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। ये उत्तर आ तो रहे हैं, आपने एग्ज़ैक्ट उत्तर नहीं रटना क्योंकि यही सेम प्रश्न नहीं आने वाले। इसी से मिलते-जुलते प्रश्न आएँगे तो उसका तरीका क्या रहा, उत्तर कैसे निकला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई साइंस का क्वेश्चन है तो सिर्फ वही लेंगे। जीके या अन्य कोई भी इसी प्रकार के कोई प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं। तो हाँ, ये रहा। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, पेपर में प्रश्न आया है अपना, दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? तो दूध से दही का बनना होता है, ये मैंने आपको बताया था, एक जीवाणु के कारण होता है जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसकी हालाँकि कई प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन आपको अगर सिर्फ लैक्टोबैसिलस भी याद है तो आप इज़िली से कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेप्टोको ये जीवाणु के साल्मोनेला, टाइफाइड वगैरह में आपने नाम सुना होगा, माइक्रोबैक्टीरियम जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह में नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर लैक्टोबैसिलस होगा। नेक्स्ट क्या है? अगला जो प्रश्न है साइंस का, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए कुछ पशु पालन वगैरह से है, मैं उनका नहीं लूँगा स्पेशली, आपको पता है उसका पूरा एक अलग पार्ट था, उसको कैसे पालते हैं, कौन-कौन सी इनकी प्रजातियाँ हैं। इसका साइंस से डायरेक्टली वैसे कोई रिलेशन हम नहीं कह सकते, इसलिए हम डायरेक्टली साइंस वाले ही प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर साइंस के जो प्रश्न आए हैं, हालाँकि देखिए साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं। ये आ गया देखिए साइंस से संबंधित प्रश्न नेक्स्ट है। क्योंकि पहला टॉपिक भौतिक रासायनिक परिवर्तन था, धातु था, मानव तंत्र का एक नाम दे रखा टॉपिक में, यहाँ से प्रश्न आए। ग्रंथि जो मनुष्य में शरीर में हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है। आपको पता है हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्त्राव करती है और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जो एंजाइम का स्त्राव करती है, हम सामान्यतः कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अंतःस्रावी में आपने पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियों को नाम सुना होगा। ठीक है? इसके अलावा भी और भी आप लगभग 10 ग्रंथियाँ हमने पढ़ी है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे अश्रु ग्रंथियाँ, ये प्रश्न आ सकता है, राजस्थान पुलिस वगैरह में भी आया था। तो निम्न में से कौन सी एक बहिःस्रावी ग्रंथि है? अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ठीक है ना? स्तन ग्रंथियाँ हैं यहाँ तक की। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो विशेष प्रकार का तेलीय, ऑयली जो पदार्थ स्रावित होता है, सीबीसीएस ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ इन्हें कहते हैं। यानी शरीर से बाहर कोई चीज़ अगर स्पेशली जैसे यकृत, सबसे बड़ी जो बहिःस्रावी ग्रंथि है यकृत, ये एक ऐसी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन यहाँ सरल सा पूछा है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो वो होती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। यकृत एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो ग्रंथि है, ये भी बहिःस्रावी एंजाइम छोड़ती है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है सिर्फ। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन-सी होती है, उसके लिए एक बार अपने नोट्स या अपनी बुक में देख लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन-सा प्रश्न आया है? हाँ, अगला ही प्रश्न देखिए इसी से मिलता-जुलता है, सुमेलित वाला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार प्रश्न मैं बता देता हूँ। चलो 1 और 2 को सुमेलित करना है वापस। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति, यहाँ पर आपने अगर बुक में चलो, अगर चैप्टर खुला हुआ ही है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको जो मुख वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें जब हम टॉपिक पढ़ते हैं आगे, मुख के बाद ग्रसनी वाला पार्ट जहाँ से शुरू होता है, ये देखिए, ये रहा।
तो देखिए यहाँ से जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ग्रसनी वाला तो यहाँ पर एक नाम आता है कर्मा कुंचन यानी पेरिस्टेटाइल मूवमेंट। कर्मा-कुंचन गतियाँ पाई जाती है जिससे भोजन फिसल कर आगे चलता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया है कि किस प्रकार की गतियाँ देखने को मिलती है? तो याद रखना इस गति का नाम क्या है? कर्मा-कुंचन। ग्रास नली जो है अपनी भोजन नली जो है जिसके अंदर कौन-सी गति देखने को मिलती है? कर्मा-कुंचन गति देखने को मिलती है, ये सुमेलित है। छोटी आँत का पहला और सबसे छोटा भाग। छोटी आँत जो होती है आपको पता है इस प्रकार से जैसे अपना ये आमाशय वाला पार्ट है, फिर आगे चलकर इस प्रकार से कुंडलित होती है। तो यहाँ पर छोटी आँत के 3 भाग होते हैं। और उसमें जो सबसे पहला एशिया आकृति का सबसे छोटा भाग होता है जिसे ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी, फिर शुद्धांत्र, फिर अग्र और फिर शुद्धांत्र, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो भाग होगा जिसे हम कहेंगे ग्रहणी, यानी ये होगा यहाँ पर तीसरा, इसमें होगा तीसरा, इसमें होगा पहला। यहाँ पर नेक्स्ट है आहार नाल का अंतिम सिरा। डायग्राम अगर आपको डायग्राम भी अच्छे से आता है इस टॉपिक का, तो आप इज़िली देख सकते हैं कि इस डायग्राम में अंतिम सिरा क्या होगा तो जो एनस होता है, गुदा वाला जो पार्ट होता है वो अंतिम सिरा होता है। जहाँ से मल के रूप में भोजन को अंतिम त्याग देते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा अपना मलाशय, जहाँ मल इकट्ठा होता है, मलाशय सबसे अंतिम हिस्सा हो गया। तो ये हो गया अपना कितना 1 नंबर था, इसमें 3 नंबर था, इसमें 4 नंबर हो गया और लास्ट बचा आहार नाल का वह भाग जो मुख के बाद आता है। तो मुख फिर आती है ग्रसनी, फिर अपनी ये भोजन नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा वाला पार्ट। तो हम कह सकते हैं मुख के बाद आती है अपनी ग्रहणी वाला पार्ट। तो इसमें होगा अपना सॉरी ये कितना नंबर आ गया? इसमें 1 था और छोटी आंत का पहला और सबसे हाँ, ये इसमें होगा ग्रहणी, ग्रहणी हाँ, ये मुख के बाद सॉरी मुख के बाद मुख गुहा वाला पार्ट। मुँह के बाद आता है आहार नाल का वह भाग जो मुख के बाद आता है मुख गुहा। तो ये चीज़ हमने डायग्राम में भी देखी है। मुख के बाद देखिए ये मुख वाला पार्ट है, माउथ ये होती है अपने माउथ यानी बक्कल कैविटी वाला पार्ट। इसमें भी ये चीज़ दे रखी होगी मुख है और मुख के बाद डायरेक्टली यहाँ तो हालाँकि ग्रसनी क्योंकि मुख इसी को हम मानकर चल रहे हैं मुख गुहा को ही। तो मुख है, मुख के देखिए गिरी हुई आकृति जो होती है इसे मुख गुहा हम कहते हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगले वाला तो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, पेपर में देखिए साइंस के कई प्रश्न आए हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बने, लेकिन जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एक सिंपल सा एक वीडियो बनाया था, धातु वाला एक सिंपल सा बनाया था। इतने छोटे-छोटे वीडियो ने जिन्होंने समय दिया, उनका डेफिनिटली पेपर अच्छा गया है और मेरे पास भी कमेंट आए हैं कि सर आपकी जो बुक है, जी साइंस बुक है, उससे ही सारे प्रश्न हमें भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, देखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है कई बार यहाँ पर कि सबसे लंबा भाग का नाम सुनते ही कई बार तो बड़ी आंत ही कर देते हैं हम। लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं छोटी आंत जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पर देखिए स्पेशली ये बात लिखी गई है कि यह पाचन तंत्र या फिर आहार नाल का पूरा ही ले ले सबसे लंबा अंग है। इसकी लंबाई तक दे रखी है 6 से लगभग 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये अपने पाचन तंत्र या आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छोटी आंत होगा। इसकी छोटी आंत सही उत्तर होगा। तो सबसे लंबा अंग पूछा गया है, सबसे लंबा भाग। बड़ी आंत नहीं होता, लगभग 1.5 मीटर होती है। आमाशय नहीं होता, ग्रास नली भी नहीं होती और इसका सही उत्तर होगा ये लगभग 25 या 20-25 सेंटीमीटर ही होती है, इसका ज़्यादा नहीं होती लंबाई। और अगला प्रश्न है अपना हाँ, ये रहा ये चलो हमने कर लिया कर्माकुंचन ये वाला भी कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न हाँ, अब है प्रकाश या दर्पण से संबंधित। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी समतल दर्पण की कौन-सी विशेषता नहीं है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब देखिए जो समतल दर्पण होता है उसके सामने जो भी चीज़ रखी हुई होती है, वो है उतनी ही हाइट की दिखाई देगी पहली बात तो ये, इसको समझना आप, है उतनी ही हाइट की दिखाई देगी और हमेशा आभास होता है, इसे आभासी कहते हैं, आभासी हमेशा सीधा बनते हैं। जो यानी ये चीज़ देखने पर यहाँ पर इसका ऊपर वाला पार्ट यानी ये आभासी होता है, सिर्फ़ आभास होता है, रियल में कोई पर्दे पर इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आभासी प्रतिबिंब होता है और आभासी हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। आभासी सीधे होते हैं। यानी आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होते, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और साथ में हाइट में बराबर होते हैं। तो देख लेना, आभासी बिल्कुल होता है समतल दर्पण में। सीधा होता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जब भी दर्पण में देखते हो आपका लेफ्ट हैंड जो होता है ऐसा ही प्रश्न रीट में भी पूछा गया था कि अगर आप राइट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ते हो तो ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा? तो वहाँ हमें ये दिखाई देगा कि ला राइट वाला ये हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड से राइट हमने ईयर पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पार्श्व उल्टा, लेटरल इन्वर्स इसे बोलते हैं। यही प्रश्न अलग भी पूछा गया है अलग तरीके से। इसी पेपर के अंदर ये 2 बार आया है। तो पार्श्व उल्टा भी होता है, उत्क्रमित भी होता है। लेकिन वास्तविक नहीं होता, ये बात गलत है।
वस्तु के आकार का होता है, ये सही, इसका सही उत्तर होगा सी। समतल दर्पण यानी वास्तविक नहीं होते, आभासी और सीधे और आकार में बराबर और पार्श्व उल्टे होते हैं। ये आप पेज पर देख लेना। अभी देखिए समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं हर एक चीज़ का आपको बुक के साथ नहीं दिखा रहा हूँ। जिन्होंने बुक ले रखी है, इजी साइंस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, आपको हर एक पेज पे प्रूफ के साथ मिल जाएगा कहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो दर्पण के सामने रखा गया है, यानी एक वस्तु है, किसी दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया हमने। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के बराबर, वही बात की जा रही है कि सीधा भी है, तो आभासी सीधे होते हैं, समान भी है। दर्पण से उतनी ही दूरी पर, यानी हाँ, ये भी याद रखना, यानी 8 मीटर दूर है तो ये भी इससे दर्पण से 8 मीटर बनेगा, बिंब से तो 16 मीटर हो गया। यानी ये समान दूरी पर बनता है, हाइट में बराबर होता है उतने आकार का है यानी। तो याद रखना, यहाँ पर बात, अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है कि सीधा है, समान है और उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर, यानी एक बात याद रखना, यहाँ पर दर्पण का नाम पूछा गया है तो आप इसमें उत्तर करोगे समतल दर्पण। यानी वस्तु जो दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है, समान क्या है, आकार का है और साथ ही साथ उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो इसका सही उत्तर होगा अपना समतल दर्पण। समतल दर्पण इसका उत्तर सही होगा। हालाँकि देखिए एक बात और मैंने आपको बताई है, अवतल दर्पण में भी ऐसी कंडीशन आती है। अवतल दर्पण में हम कह सकते हैं कि जब सी पर रखा जाए, तो वो सी पर ही बनता है। सी पर रखा जाए, सी पर ही बनता है और वस्तु उतने ही आकार की बनती है जितने आकार की वो है। तो ये सारी फुलफिल देखिए वहाँ पर भी होती है ये कंडीशन है, तो लेकिन इसका सही उत्तर वैसे समतल दर्पण ही माना जाएगा। एक वस्तु जो दर्पण के सामने रखी गई है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात, अब आप कहोगे सर फिर इसका उत्तर उत्तल दर्पण क्यों नहीं माना आपने? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखना, वो सीधा ना होकर उल्टा बनता है। यानी नीचे की ओर बनता है, तो ये होता है वास्तविक उल्टा। इस साइड जो बनते हैं वो वास्तविक उल्टे होते हैं, लेकिन समतल दर्पण में आभासी सीधा बनता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, सीधा बनता है, इसके कारण हमने ये उत्तर नहीं चुना। ये डिटेल से जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है मेरी बात को समझ जाएँगे कि इसका मतलब क्या है सीधे और उल्टे का। आभासी बना है वो सीधा होगा, यहाँ पर सीधा मतलब आभासी की बात है, समतल दर्पण की बात कर रहा है। यही उत्तल, अगर यही ये कह देना उल्टा बना है, तो ये उल्टा नाम आते ही समान है, दूरी भी समान होती है इसमें भी उत्तल में और साथ ही साथ जो बनता वो समान दूरी पर आकार में भी उतना ही होता। लेकिन अगर उल्टा नाम होता तो उत्तल दर्पण उत्तर हो जाता, लेकिन सीधा है इसलिए समतल दर्पण उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, हाँ, ये देखो, प्रश्न आया है, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायाँ भाग दायाँ दिखाई देता है और दायाँ भाग बायाँ दिखाई देता है। यानी लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। यानी आपको हाथ वैसे देख रहे हो तो दर्पण में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लेटरल इनवर्स कहते हैं, पार्श्व उल्टा। लेटरल इनवर्स कहते हैं, रिफ्लेक्शन या लेटरल इनवर्स, पार्श्व उल्टा। ठीक है? पार्श्व परावर्तन कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, साइंस का जो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए प्रश्न आ रहे हैं साइंस के। अब प्रश्न आया है, कौन-सा धातु नहीं है? धातु। मैंने जब धातु का टॉपिक कराया था तो आपको स्पेशली एक छोटी-सी मैंने एक सारणी, ये पूरी आवर्त सारणी में ही स्पेशली बताया था। उपधातुओं के लेफ्ट साइड में धातुएँ थी और उससे उस साइड के अंदर अधातुएँ थी। ठीक है? अधातुओं की वैसे ट्रिक भी होती है, पी ब्लॉक के तत्वों में मोस्टली कई बार बता भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिंपल-सिंपल नाम है जिनको आप देख के ही पहचान सकते हो। पारे का तो हम कई बार नाम लेते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन-सी धातु होती है, तो पारा या मरकरी धातु है। इसके अलावा सोडियम, ऐसी कौन-सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? या सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुओं में सोडियम, पोटेशियम का नाम आता है, तो ये सोडियम नाम आपने सुना होगा। लेकिन हाँ, मैग्नीशियम भी धातुओं के अंदर आपने सुना होगा कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वगैरह में कौन-सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। लेकिन जो फास्फोरस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, याद रखना। फास्फोरस जो होता है, ये अधातु होती है। ठीक है? ये अधातु है, बाकी सभी के सभी क्या है, अपने धातु की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अधातु यहाँ पे पूछा, धातु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पशु परिचर्या में विज्ञान का एक बहुत बड़ा वेटेज है। हालाँकि पूरा कोर्स तो मैं इसका नहीं करा पाया था क्योंकि मैं स्पेशली रीट, थर्ड ग्रेड वगैरह इन्हीं एग्ज़ाम पर फ़ोकस कर रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा भी था, तो उनके आधार पर मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह फ्री ज़रूर, जैसे एप्लीकेशन पर जेनेटिक्स वाला पार्ट फ्री कर दिया था। इसके अलावा कुछ और जो डिमांड थी आपकी कि सर हमें भौतिक रासायनिक करवा दीजिए, धातु, जितना समय मिला क्योंकि थोड़ा-सा बुक में बिज़ी होने के कारण मैराथन वगैरह जो आपकी डिमांड थी, माफ़ी चाहूँगा, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च श्वसन।
ठीक है ना? उच्छ्वसन यानी जब साँस हम छोड़ते हैं उस समय हमारी पसलियों की स्थिति, ये तो बड़ा सिंपल सा है, हालाँकि आप ईज़िली इसे कर भी सकते हैं कि जब हम साँस लेते हैं उस समय में पता है हमारे जो डायफ्राम, इसके देखिए एक मांसपेशी होती है नीचे अपने फेफड़ों के नीचे, जिसे डायफ्राम कहते हैं हम, ठीक है? मध्य पट कहते हैं। अब जब साँस यहाँ पर उनकी बात ही नहीं, सिर्फ़ पसलियों की बात कही गई है कि जब साँस छोड़ते हैं तो पसलियों की स्थिति क्या होगी? साँस छोड़ते आप देखो, साँस लोगे, साँस लेने पर पसलियाँ फूल रही है यानी बाहर की ओर आ रही है। साँस छोड़ते समय हम कहेंगे ये नीचे की ओर जा रही है और अंदर की ओर जा रही है। तो हम कह सकते हैं नीचे और अंदर की ओर गति कर रही है। नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ये सेम एग्ज़ैक्ट लाइन आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको वहाँ एक साथ प्रूफ टेलीग्राम पर ही दे देंगे। नेक्स्ट है, सरल सा प्रश्न, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो ये आप सब जानते होंगे, मेंडल को आनुवांशिकी के जनक कहते हैं। ठीक है? ह्यूगो डी वरीज वगैरह, पॉल कोरेन्स, एरिन वॉन शेरमैक, ये मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता ज़रूर थे। ठीक है? उत्परिवर्तन वगैरह पर भी खोज किया था। डार्विन वगैरह, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह का रूल सुना होगा, और बेट्सन वगैरह, इन्होंने शब्द वगैरह से संबंधित है जेनेटिक्स के। आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ पर फिलहाल। हाँ, देखिए अब इनके भी आपको पता होना चाहिए, जैसे डार्विन का संबंध, बेट्सन का नाम अगली पेपर में आ सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ऑप्शन वाली चीज़ें देख कर जानी है पेपर में। पेपर देने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा मैं देखना चाहता हूँ पेपर कैसा हुआ और कैसे प्रश्न आएँगे आले वाले जो शिफ्ट है उनमें। तो ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। और चलिए अगला ये वाला जो प्रश्न है काफ़ी सरल सा ही है ये भी। गोबर गैस जो प्लांट होते हैं, गोबर गैस देखिए उसके अंदर मुख्य रूप से क्या-क्या घटक है, इसमें शायद ये बात पूछी गई होगी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पर मिलाना है, हिंदी वाला देख लेते हैं चलो। गोबर जो संयंत्र होता है, उसमें गाय का गोबर होता है, गाय-भैंस का गोबर होता है, सिंपल, ये तो देखो सरल है, इसमें इतना हार्ड। वर्मी कंपोस्ट केंचुए वगैरह से जो प्राप्त करते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसान का मित्र भी कहते हैं, राजस्थान पुलिस में आया था ये प्रश्न। और यहाँ पर पुनः चक्रण आप कह सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह जो होती है, लोहे की छीलन वगैरह प्लास्टिक, जिसको पुनः निर्माण यानी पुनः उपयोग में लिया जा सके, इसका पुनः चक्रण हो सकता है। लेकिन जो ठोस अपशिष्ट यहाँ पर दे रखे हैं, खास करके जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे अपशिष्ट जो वापस मैंने भी उसका कोई रूप नहीं हम दे सकते, उनका फिर भूमि भरण कराया जाता है उनको, यानी मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसमें मोस्टली ठोस अपशिष्ट शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से इनको सुमेलित आप कर सकते हैं और काफ़ी ईज़ी सा है। आप थोड़ा-सा देखिए, कई बार अगर आपको कन्फ्यूज़न, सुमेलित में सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर 1-2 का आपको नॉलेज है तो आप कुछ ऑप्शनों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले के अंदर हमने सीधा ही कर दिया कि पहले में तीसरा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले में तीसरे में ऑप्शन ही ये 2 कट गए अपने आप ही। ये 2 तो होंगे ही नहीं। तो पहले में तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। फिर दूसरा देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट वाला सीधा केंचुआ किया था चौथा। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं तीसरा और चौथा इसी में आ रहा है, तो सी सही होगा। फिर सी में एक बार और देख लीजिए कि सी में दूसरा हो रहा है। हाँ, भूमि भ्रमण वाले में दूसरा हो रहा है और चौथे के अंदर हमने पहला कहा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये सुमेलित वाले देखिए 1-2 आते हैं तो ईज़ी रहता है, थोड़ा-सा हार्ड नहीं होता इससे प्रश्न। अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? देखिए पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से जिसे प्राप्त किया था। एक कवक था पेनिसिलिन नोटेटम नामक, जिन्होंने किन्होंने प्राप्त किया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। प्रथम एंटीबायोटिक दवाई किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, ठीक है? और टीकाकरण का जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। इन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने तो इससे संबंधित है यानी कोच। और लुई पास्चर है, इन्होंने अपना क्या नाम है याद, रेबीज के टीके वगैरह से संबंधित है लुई पास्चर, किण्वन वगैरह के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कई चीज़ों से संबंधित है लुई पास्चर तो। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए जो भी उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, डेफ़िनेटली मेन जो आपकी आंसर की आएगी उसमें सभी इसी प्रकार के आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो इसमें हाँ, फिर भी अगर कोई भूल-चूक फिर भी अगर मुझसे भी हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगा, आप एक बार कमेंट में बता देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाज़ी में या कई बार पढ़ने में अधूरी, कई बार हाँ, नहीं, हम भी नहीं पढ़ पाते, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ इन चीज़ों को। उत्तल दर्पण को भी कहते हैं। दर्पण देखिए मैंने आपको बताया दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल और एक गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अगर आपको नहीं पता कैसे पहचान करते हैं, तो देखिए जिसमें ए बने, ये ए बनता हो जिसमें, ए का मतलब इस प्रकार का दर्पण जिसमें बाहर की ओर पॉलिश हो, यानी ए बनने का अर्थ है बाहर एक लाइन खींचते हैं। ए लिखते समय देखिए बाहर एक लाइन खींचते हैं ऐसे। अब बाहर का मतलब है बाहर की ओर पॉलिश की हो और अंदर परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसा दर्पण ए बन रहा हो तो उसे अवतल कहते हैं। और ऐसा एक दर्पण जिसमें अंदर की ओर पॉलिश कर दी और बाहर परावर्तक पृष्ठ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सरल सी पहचान हो गई। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है, कौन सा दर्पण ऐसा है जो कैसा है? उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं। देखो समतल तो कह ही नहीं सकते, समतल तो ये होता है, ये गोलीय दर्पणों के प्रकार उत्तल अवतल। परवलय प्रकार का
इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। अवतल और किसी भी प्रकार की कर्व दे दिया, यानी एक प्रकार से और भी ज़्यादा गाड़ी की हेडलाइट वगैरह में इसका उपयोग भी करते हैं। अब यहाँ पर सीधा-सीधा पूछा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, याद रखना उत्तल दर्पण जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, वापस होगा, दूर फैला रहा है प्रकाश को। ये एक जगह नहीं करता, फैला देता है प्रकाश को, इस प्रकार हम कह सकते हैं ये अपसारी दर्पण होते हैं, अपसारी। कैसे दर्पण होते हैं? अपसारी। ये किरणें हम कहेंगे यहाँ पर अगर मिलती हुई प्रतीत होती तो हम ये दूर जाता प्रकाश की किरणों को फैलाता है। लेकिन वही हम कहें अपना कौन-सा दर्पण अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रकाश जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको पॉलिश की गई है। प्रकाश आया, यहाँ समेट कर एक जगह कर दिया। देखो ट्रिक बता देता हूँ। अभिसारी, अभिसारी यानी अभिसारों को एक जगह समेट देता हूँ। अभिसारी का अर्थ होता है एक जगह करना, अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण वो तो चीज़ों को एक जगह करता है। अवतल नाम बड़ा है तो घर में जो बड़ा भाई होता है उसका काम होता है परिवार के सदस्यों को एक जगह रखना। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से ट्रिक से याद रखना। दर्पणों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, लेंसों में थोड़ा-सा अलग हो जाता है लेकिन आपके लेंस है ही नहीं, दर्पण या परावर्तन से संबंधित है। तो उत्तल दर्पण क्या होगा? ये अभिसारी करता है, सॉरी अपसारित है। किस प्रकार से? फैला देता है, चीज़ों को अपसारित कर देता है और अभिसारी होता है समेटना। ये काम होता है अवतल दर्पण का। और समतल दर्पण में याद रखना, इसके अंदर इस प्रकार का नहीं होता, प्रकाश की किरणें जैसे आती है उसी को उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट कर देता है। वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, कौन-सा सही है? तो देखिए मेंडल आनुवंशिकी का जनक है, जिन्हें मेंडलवाद का जनक या मेंडलवाद का अर्थ ही क्या होता है, जिन्होंने मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल से संबंधित शायद इसमें स्पेशली 3 प्रश्न देखे मैंने, जिसके अंदर शायद एक तो था ऊपर-ऊपर से जब देखा था तो एक तो था यानी आनुवंशिकी का जनक मेंडल, दूसरा है आनुवंशिकी के नियम किसने दिए और एक शायद ऐसा भी प्रश्न था जिसमें कौन-सा एक आनुवंशिकी का नियम नहीं है। तो सरल-सरल सा एक छोटे से पैराग्राफ से तीनों प्रश्न आए हैं। वंशागति के नियमों को देने वाला वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल। न्यूटन ने तो गति के नियम दिए थे, ठीक है? और इसके अलावा हरगोविंद खुराना, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय वैज्ञानिक है। कृत्रिम जीन या हम कृत्रिम डीएनए कह सकते हैं, डीएनए का एक टुकड़ा इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित करके दिखाया था, कृत्रिम जीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये आ ही गया, चलो इसी के जस्ट वाला बाद वाला प्रश्न है। कौन-सा वंशागति का एक नियम नहीं है? मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम, ठीक है? और इसके अलावा तीसरा है अपना स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये एब्रिविएशन इनका नियम, विभ्रंश का नियम इन्होंने नहीं दिया है, याद रखना, ये उत्तर गलत होगा। तो प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपयूहन का नियम मेंडल ने दिए थे, 3 नियम है, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, कौन-सी वस्तुएँ जल में ऊपर तैरती है? जब मैं आपको टॉपिक करा रहा था धातु वाला, तो मैंने उस समय भी कहा था धातुओं का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है, लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व कम भी होता है जो पानी पर भी तैरती है। इसमें नाम बताए थे मैंने सोडियम, पोटेशियम, वहाँ मैंने समझाया भी था कि सोडियम, पोटेशियम ये क्रियाशील भी होती है, आग भी लग जाती है पानी में, लेकिन इनका घनत्व कम होता है, ये पानी पर तैर भी सकती है। तो याद रखना सोडियम और पोटेशियम तो है ही है, इसमें शायद ऐसा पूछा है कौन-कौन से हैं? और हवा से भरा गुब्बारा ये भी होगा, घनत्व कम ही मतलब हल्का होगा तो ये ऊपर तैरेगा। साथ सोने की अंगूठी डूब जाएगी पानी में, स्टील की चम्मच भी डूब जाएगी। तो पूछा क्या है तैरेगा कौन-कौन? तो ए, बी, सी सही होगा। ए, बी और सी ये उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न है अपना, हाँ, ये रहा। भौतिक रासायनिक परिवर्तन से ही संबंधित है। एक सेब को काटकर कुछ समय तक प्लेट में छोड़ दिया जाए तो उसपे लाल भूरे रंग का एक, यानी हम कहते हैं लाल भूरा हो जाता है कटे वाला भाग, जो कटा हुआ भाग है वो। किस कारण से हुआ? क्योंकि देखिए हम बताते हैं कि जो सेव होता है उसको काटने पर, अब सेव एक अच्छी मात्रा होती है आयरन की, सेव के अंदर। एप्पल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में लोहा होता है और लोहा जब ऑक्सीजन वगैरह के संपर्क में आता है तो आयरन के ऑक्साइड बन जाता है। फेरस ऑक्साइड या आयरन का ऑक्साइड बनने के कारण इसमें जंग लग गया, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या आयरन का ऑक्साइड बन गया जिसके कारण वो लाल भूरा रंग का हो गया। अगला जो प्रश्न है, अब देखिए ये कुछ कॉमन सेंस या सरल से प्रश्न है, डेली लाइफ में से संबंधित विज्ञान है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना हार्ड नहीं है। किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे कम है? यानी प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में हम किसे लेते हैं? अंडा, मांस, मछली, इसको हम लेते हैं। दूध हालाँकि देखिए सभी के लिए है। दूध में वैसे वसा, इसे पहले एक पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार कह सकते हैं। हालाँकि याद रखना दूध में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, एक तो लोहा नहीं होता आयरन, और दूसरा इसके अंदर विटामिन सी नहीं होता। याद रखना 2 इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा दूध में वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। हम प्रोटीन में बात करें तो इसमें भी केसिन प्रोटीन है।
या इसको अलग कर कर वे प्रोटीन आपने नाम सुना होगा बॉडी बिल्डिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का करते हैं, लेकिन सिर्फ़ दूध की बात कर रहा है। एक ओवरऑल दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी भी है उसमें, उसमें वसा भी है, उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम जैसे इसमें दूध वगैरह में हम सारी चीज़ों की बात करते हैं, प्रोटीन के अंदर हम बात करते हैं केसिन वगैरह, किरिन की। तो ये सारी की सारी चीज़ें दूध में है, लेकिन सबसे परसेंट की बात जब हम करें तो दूध में सबसे कम है। बाकी मछली है, अंडा है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं 1 अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होती है। माँस की अगर अलग-अलग हालाँकि अलग-अलग पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, 100 ग्राम में लगभग 25% हम कह सकते हैं 25 ग्राम होता है। मछलियों में भी लगभग इतनी मात्रा होती है, लेकिन दूध की बात करें तो दूध में इनकी तुलना में कम प्रोटीन देखने को मिलता है। अगला, इसी से संबंधित शायद एक और पेपर में प्रश्न आया हुआ था। हाँ, ये रहा। पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। यानी किसके अंदर वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें भी सेम वही एग्ज़ाम्पल है। अंडा, माँस, मछली ये तीनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। लेकिन गाय का दूध जो होता है, इसके अंदर हम कहते हैं कि किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? वसा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न जो है, कुछ ही प्रश्न बचे हैं बस अभी। हाँ, ये रहा अपना प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखो ये रहा। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन को बताना है। यानी अधातुओं की विशेषता कौन-सी नहीं है इनमें से? चलिए इनको और देख लेते हैं एक बार अधातुओं से संबंधित। धातु वाला टॉपिक जब मैंने कराया था तो कुछ बेसिक बातें मैंने अधातु की बताई थी हालाँकि। जैसे मैंने धातु में आपको एक बात आई थी, धातुएँ सामान्यतः ठोस ही होती है, यानी ठोस होती है। द्रव में सिर्फ़ एक होती है, पारा गैस तो कोई है ही नहीं। लेकिन अधातुओं के अंदर आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए ठोस में तो बहुत सारी है, गैसों के अंदर भी हम काफ़ी बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की बात करते हैं, तो इसके अलावा अपनी द्रव अवस्था में हम बात कर लेते हैं, जैसे ब्रोमीन स्पेशली। तो याद रखना अधातुएँ जो होती है द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, कथन सत्य है। असत्य पूछा है तो ये तो सही है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएँ तन्य होती है। यानी ये कहना चाह रहा है क्या हीरा तन्य होता है, इसको खींचकर तार बना, हीरा तो बहुत कठोर होता है, ये तन्यता नहीं होती, ये गलत है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, नहीं हीरा होता है, ये भी गलत है। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु, बिल्कुल ब्रोमीन एक द्रव्य भी है और अधातु भी है, बिल्कुल ये बात सही है। आयोडीन का तो स्पेशली मैंने जब धातु वाला बताया था तो उसमें भी बताया था। ये गुण होता है, वैसे धातुओं का धातुएँ चमकीली होती हैं, चमक होती है धातुओं में। लेकिन अधातुओं में भी हमने बात की थी, जैसे ग्रेफाइट है, जैसे आयोडीन है, इनमें चमक होती है, तो याद रखना ये बात सही है। तो बी और सी गलत है यहाँ पर, ये बी और सी वाला गलत है, असत्य पूछा था, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, हर एक जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सेम टू सेम लाइन आपको अपनी इस बुक में, ये ईजी साइंस बुक है, आप अभी भी अगर आने वाले समय में कहीं भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, आपका वीडियो, पटवार, कहीं भी, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सिर्फ यहाँ पर मेंस इसलिए लिखा गया है, क्योंकि मुख्यतः थर्ड ग्रेड जो अपना मेंस एग्जाम जिसे कहते हैं, उसके सिलेबस को देखकर, उसके कठिनाई स्तर को लेकर चले हम। अब आप सोच के देखिए 6 से 12 तक का लेवल हमने जब ले लिया, तो कोई चीज़ बची नहीं है। कि इसको ये भी नहीं है कि आप कहोगे सर इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ेंगे? एक बार इसको ओपन करके जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे फ़ॉन्ट हैं। एक सिंगल साइड पेज पर काफ़ी अच्छे तरीके से मैटर को एडजस्ट किया गया है। आप काफ़ी ईज़िली इसको याद भी कर सकते हैं, सरल भाषा है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, खाने के डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर बात है कि अगर एक चीज़ की परत चढ़ाए दूसरी की बजाय, इसका मतलब कोई ज़्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा। या तो जिंक टिन से कम क्रियाशील है या जिंक टिन से ज़्यादा क्रियाशील है। ये 2 अपोज़िट ऑप्शन तो होगा, तो इनमें से एक उत्तर। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब मैं धातु वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, सक्रियता श्रेणी। ट्रिक सिंपल सी थी, पेसो के लिए पेसो के लिए मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन लेकर आया हूँ या लाया हूँ, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको कई और स्टूडेंट ने जैसे अलग-अलग प्रकार के कुछ ट्रिक्स बताई थी, जिनको जो याद रहे वो याद कर सकते हो। पे से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, से एल्यूमीनियम, जैसे जिंक, पे से फेरस यानी लोहा, और सन से टिन, एस एन टिन, एस एन यानी टिन का प्रतीक चिन्ह होता है। अब आप एक बात कहो, एक जिंक है एक टिन है, इन दोनों में ही देखना है, मैं तो लोहा भी होता तो याद रखना, तो भी लोहे की क्रियाशीलता इसको कम ही देखने को मिलती जिंक से। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि जिंक के स्थान पर टिन की परत क्यों चढ़ा रहे हैं? ये जिंक तो है ऊपर, टिन है नीचे। टिन की परत इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि टिन की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है। तो टिन टिन जो होता है, यानी किसकी ज़्यादा होती है? जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। तो जिंक की क्रियाशीलता टिन से अधिक होती है, याद रखना।
इसलिए हम टिन की परत चढ़ा रहे हैं, कम क्रियाशील है, खाने वगैरह है उसे क्रिया नहीं करेगा तो यानी विषैले पदार्थ बनने का डर कम रहेगा। इसलिए हम उस पे किसकी परत चढ़ा रहे हैं, कम क्रियाशील होने के कारण हम टिन की परत चढ़ा रहे हैं, किसके स्थान पर? जिंक के स्थान पर। और ऐसा ही पेपर शायद अभी कोई एक पेपर था उसमें भी आया था लोहे के स्थान पर, यानी लोहे के डब्बे वगैरह होते हैं उसमें क्यों टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है लोहे के स्थान पर? तो ऐसा ही उत्तर उसमें भी था। नेक्स्ट अगला जो साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने को, पुनःचक्रण किया जाता है। पुनःचक्रण देखिए पुनःचक्रण का अर्थ है जिसको वापस एक प्रकार से हम रिसाइकिल कर रहे हैं वापस यूज़ लेने के लिए। एक बार बना लिया अब वापस उस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सीधी-सी बात है यहाँ पर ऑप्शन के साथ आप जाइए। पहली बात चलिए इनको छोड़ देते हैं जो नहीं समझ में एक बार इसको छोड़ देते हैं कि चलो होता है कि नहीं होता है एक बार बाद में देखेंगे। चिकित्सकीय अपशिष्ट ये पर्सन शायद 3rd ग्रेड यहाँ सॉरी रीट में आया था। रीट 2000 जब 21 हुई थी, रद्द हो गई थी उसमें याद है मुझे। पर्सन आया था चिकित्सकीय अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए यानी उनको हम एक प्रकार से सेट कर रहे हैं तो उनका सेटलमेंट करने के लिए उसका क्या करते हैं? इसका भस्मीकरण याद रखना इसकी विधि होती है भस्मीकरण। इसको तो जला दो, आग लगा दो, इसका वापस उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना। ना तो इसको हम दफना भी नहीं सकते हैं, दबा भी नहीं सकते। इसका सीधा-सीधा एक सबसे अच्छा अपनी एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में दे रखा है इसको जलाया जाता है, इसका यूज़ वापस नहीं कर सकते। आपको पता है अपशिष्ट चिकित्सा की अपशिष्ट है। आप अब वहाँ से जो हॉस्पिटल वगैरह से जो खराब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो वो चिकित्सा के अपशिष्ट वगैरह, उनको हम वापस यूज़ नहीं कर सकते, तो इनका पुनःचक्रण नहीं होगा। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, जो रेडियो एक्टिविटी आपने नाम सुना होगा, तो जब रेडियो एक्टिविटी से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा विषैले होते हैं। इनका भी वापस से उपयोग नहीं कर सकते, तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी। धातु के जो टिन वगैरह के डब्बे होते हैं या प्लास्टिक वगैरह होते हैं, उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है रिसाइकिल करके, तो याद रखना। ये ऐसी ही एक लाइन आपको ऑब्जेक्ट पहले भी मिली थी ऑप्शनों में, अगर आपको याद है, पुनःचक्रण वाली एक लाइन पहले भी आ चुकी है। तो याद रखना इसका ए और डी उत्तर सही होगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन। यहाँ पर एक प्रश्न चलो और भी दे रखा है। कौन-सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? ऐसा ही प्रश्न आ गया, ऐसा सही प्रश्न है, लॉजिक से भी कर सकते हो। देखिए खाद होती क्या है आपको पता है, फल सब्जियाँ वगैरह है, ये गड़ सलकर यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पेड़-पौधों से जो प्राप्त होते हैं, सजीवों से मुख्यतः प्राप्त होते हैं, गोबर है, सड़े गले फल सब्जियाँ हैं, ये जब मिट्टी के साथ वगैरह क्रिया कर कर एक एक खाद बना ली यानी अच्छी पादपों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए काम में आते हैं। लेकिन तेल, पेंट ये खराब चीज़ें हैं, ये नहीं क्या नहीं बनाते खाद वगैरह नहीं बनाते। खाद वगैरह जो होती है कंपोस्ट है, सजीवों से मुख्यतः प्राप्त होती है और वो जो खाद हम रासायनिक रूप से बनाते हैं उर्वरक वगैरह, वो प्रयोगशाला में अलग से तैयार की जाती है। नेक्स्ट है रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव। रेबीज का हमने जब रोगों की ट्रिक बताई थी, एक मैंने लास्ट समय देखिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले कल या परसों की ही बात है शायद एक वीडियो डाला था। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने स्पेशली कहा था रोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि रोग मोस्टली यही आते हैं कौन-सा सु सु जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से या प्रोटोज़ोआ। मानव से संबंधित सारे रोग मैंने उसमें लगभग इंक्लूड कर लिए थे। ये अपना मोस्टली मानव से संबंधित आते हैं। और हाँ, पशु परिचर में थोड़ा बहुत गाय, भैंस, अन्य जीव-जंतुओं के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली देखिए प्रश्न सीधा आया है रेबीज। रेबीज जैसे ट्रिक में पहला ही नाम देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। रे से रेबीज ही था पहला नाम, ये रेबीज जो होता है, रेबीज ये किससे होता है? विषाणु वाली ट्रिक में बताई थी। जीवाणु की ट्रिक थी पंडित जी का टीका न्यू है। कवक वाले और प्लाज्मोडियम में यानी जो अपना ये होते हैं अपने क्या प्रोटोज़ोआ वगैरह, इनमें भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो याद रखना मोस्टली इन दोनों में से एक आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विषाणु। रेबीज किससे होता है? विषाणु से होता है। रेब्डो वायरस वगैरह होता है और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जल भित्ति या जल का भय। पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है। कहाँ होता है पशुओं में? तो याद रखना पशुओं में जो सेल्यूलोज का पाचन होता है उसके लिए एक विशेष संरचना होती है, रूमेन कहते हैं। रूमेन या अंधनाल आपने अगर नाम सुना हो, जैसे मैं आपको बताऊँ, पशुओं का चलो मैं आपको थोड़ा-सा चलो दिखाई देता हूँ अपने बुक में, सेम सारी चीज़ें हमने ऐड कर रखी है ये। पहला ही टॉपिक है तो आपको ईज़िली मिल जाएगा इसलिए थोड़ा दिखा देता हूँ। पशुओं के अंदर जब आप यहाँ पर आमाशय देखते हो तो उसके अंदर हम 4 विशेष करके हम बात करते हैं, देखिए 2 प्रश्न आए थे यहाँ पर। एक तो एक ये भी प्रश्न आ चुका है, आंशिक पाचन होता है यहाँ पर याद रखना कैसा पाचन होता है? पहले रूमेन के अंदर आंशिक रूप से पाचन होता है। आंशिक रूप से पाचन पहले कहाँ होता है? रूमेन के अंदर पाया जाता है। ये 4 नाम याद रखना पेपर में आ भी सकता है। कौन? रेटिकुलम, एबोमेसम, ओमेसम और रूमेन। ठीक है? तो ये 4 नाम यहाँ पर आपको स्पेशली देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अपने मनुष्य वगैरह में 4 नाम नहीं देखते, अमाशय में वहाँ पर अलग बात करते हैं। तो ये जुगाली करने वाले जीवों की हमने बात की। चलो वापस आते हैं अपने पेपर पर।
तो ये कहाँ पर होता है? रुमेन के अंदर होता है सेलुलोज़ का पाचन। याद रखना, मनुष्य के अंदर सेलुलोज़ का पाचन नहीं होता। मनुष्य के अंदर किसका पाचन नहीं होता? सेलुलोज़ का पाचन नहीं होता। इस प्रकार के कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पुराने समय में अपेंडिक्स वगैरह जो था अपना, अब अवशेष अंग के रूप में है, उसमें इससे संबंधित जो जीवाणु वगैरह की क्रिया के द्वारा होता था, लेकिन अब जो भोजन को पकाकर खाने लग गए हैं, भोजन को पकाने से सेलुलोज़ वैसे ही नष्ट हो जाता है और इस कारण से हमारे शरीर में सेलुलोज़ को पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या प्रश्न पूछा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। मांसाहारियों में पूर्ण पाचित भोजन क्या है? मैं समझ हाँ, सॉरी, जुगाल यहाँ पर नाम दिया जुगाल जो होता है, जुगाल से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। मांसाहारियों में पूर्ण पा देखिए जुगाल जो करते हैं, जुगाली करने वाले जो जीव है, रूमेन्स हैं जो, यानी जो इनमें रूमेन पाया जाता है, अंदनाल वगैरह जो अभी हमने बात की थी, यानी वो हम बात कर रहे हैं शाकाहारियों की, ना कि मांसाहारियों की। तो मांसाहारियों में पूर्ण पाचित मांसाहारियों का तो नाम ही नहीं आएगा, मांसाहारियों वाली गलत है ऑप्शन। पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन है या पूर्ण पाचित? तो अभी मैंने कहा था रुमेन के अंदर सबसे पहले भोजन जो होता है वो आंशिक रूप से उसका पाचन होता है। तो यहाँ पर एक लाइन आई थी आंशिक पाचन, आंशिक पाचन होता है रुमेन के अंदर और जहाँ पर जिनमें ये होता है उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, यानी जुगाली करने वाले जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाली करने वाले जीव इन्हें कहते हैं। ऐसी ही लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो गया अपना, इसके अंदर क्या होगा? आंशिक पाचन वाला होगा। अगला प्रश्न है मछली में श्वसन अंग होते हैं। तो श्वसन अंग से संबंधित तो वैसे मैंने सभी जीवों में आपको बता रखा है, स्पेशल जैसे अपने फेफड़े हैं, मछलियों में अपने गिल्स गलफड़े होते हैं। तो यानी मछलियों में क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है? और अन्य जीव जंतुओं में मैंने जैसे बिच्छू में बुक लंग्स वगैरह सारी एक सारणी बना रखी है अपनी बुक में, वो देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ताकि और जो शिफ्ट में प्रश्न आए वो आपको इजीली उनको सोल्व कर सके। आप अपने उत्तरों को मिलाकर भी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के पेपर में साइंस के कितने प्रश्न आपके सही हुए और आप में से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इजी साइंस से पढ़े हुए हैं साइंस पहले से, और फिर आपके कितने प्रश्न अगर आपने बुक ले रखी है, बुक से भी आपने ज़रूर स्टडी की होगी। हालाँकि देखिए थोड़ा-सा समय ज़रूर लगा इस पे बुक बनाने में। इसके कारण लास्ट अभी 1 महीना ही हुआ है बुक को आए हुए, और जिन्होंने हालाँकि फिर भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो पशु परीक्षर के लिए भी स्पेशल इस बुक को ले रहे थे, उनका भी पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो अपने साइंस से सीधे-सीधे रिलेटेड थे, तो वो एक और बार और देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो ये बता देखिए ये कुछ पशुपालन से संबंधित वगैरह है। यहाँ पर जैसे अंडा वगैरह आ गए, ये थोड़ा-सा मैं नहीं करवाऊँगा आपको। ये बी वाला पार्ट में जो क्वेश्चन आ रहे थे उससे संबंधित है, अपनी डायरेक्टली जो साइंस से रिलेटेड थे। हालाँकि देखिए साइंस और थोड़ा दूसरा पार्ट जो वो भी विज्ञान से ही संबंधित है, जैसे जो एनिमल जो हस्बेंड्री वाला पार्ट था, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ़ साइंस वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो इतने ही क्वेश्चन थे क्या साइंस के? चलिए मेरे हिसाब से शायद साइंस के इतने क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर कोई मिस हो गया है, मैं एक बार फिर से इसको डिटेल से देख लूँगा। अभी पेपर जस्ट मेरे पास आया था, तभी तुरंत लाइव रिकॉर्डिंग में तो थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ही सेंड कर देता हूँ, ताकि आप इसको देख सकें और समझ सकें कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या उसका सही आंसर था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको सिर्फ़ आंसर से मतलब था, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं या अन्य कोई भी और एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, उनमें कैसे प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। लेवल का भी पता चलता, हालाँकि देखिए पशु परिचर में विज्ञान काफ़ी सरल आई है। सरल सी ही प्रश्न है, अन्य सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से इतना कुछ कठिन नहीं रहा होगा। बाकी आप बेहतर जानते हैं, अन्य सब्जेक्ट की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। साइंस का पेपर जहाँ तक मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा, ठीक-ठाक था, यानी बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं कह सकते, कुछ प्रश्न ठीक थे, समझ वाले प्रश्न भी थे, और बाकी ओवरऑल हम कह सकते हैं कठिन पेपर नहीं था विज्ञान का, और आपने ईज़िली काफ़ी अच्छा भी स्कोर किया होगा। ओवरऑल हम देखेंगे विज्ञान के टोटल कितने क्वेश्चन थे, और सारे के सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के साथ मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद। आगे आप भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईजी साइंस चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म है अपना ईजी साइंस नाम से, एप्लीकेशन भी है जिस पर हम कंप्लीट साइंस का कोर्स नाम मात्र शुल्क में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बुक लेने पर स्पेशल आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर भी बुक ले सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पे जाकर भी आप इस बुक को
रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।